everyone, this is Faizan Fasih from Data Leaders webinar series. So today we have Shamas Ahmed, founder of AdFolio, International Educational Counselor. और उनके साथ हमारे साथ हैं रिदा मुकद्दम, who is handling marketing there. अस्सलाम वालेकुम शमास. वालेकुम अस्सलाम फैजान. I hope everything's all right. अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? Perfectly all right, doing pretty well, despite of all the fuss regarding COVID-19. Okay. We are very much alive and well. चलें, great. रिदा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसे फैजान? अल्हम्दुलिल्लाह, all good, thank you. और शमास, जानना चाहेंगे आजकल क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, क्या हो रहा है, वर्क पे किस तरह से फर्क पड़ा है, और उसके अलावा आपका हम जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कि किस फील्ड में आप हैं और क्या चीजें कर रहे हैं. Thank you so much, Faizan, for conducting this session. And okay, to begin with, my name is Shamas Ahmed, and I actually started AdFolio with some of my colleagues from my previous company. And we started this venture around 4 years back. So, mera experience all in all in the journey of starting our own business and starting to provide something different to the students. ये बहुत obviously एक different experience था, नया experience था. इससे पहले लाज़मी सी बात है, जब बंदा एक जगह पे जॉब कर रहा होता है या उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, उसको उसने टेक ऑन करके चलना पड़ता है. तो वहाँ पे जो हमने, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर हमारी जो इंटरनेशनल एजुकेशन काउंसलिंग रिलेटेड इंडस्ट्री अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसमें लोकल यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ दोनों की काउंसलिंग आ जाती है. अमूमन ये हमारे बिजनेस डोमेन में नहीं आता, बट पर्सनली बीइंग अ काउंसलर आई ऑलवेज help the students even for local universities as well. मुझे कोई इसमें मसला नहीं होता. तो कहने का मकसद ये है कि जब इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे ऑलमोस्ट आई एम एसोसिएटेड विद दिस फील्ड फॉर द पास्ट 9 years. I started in 2011. Okay. So I was a very young kid back then, and I was learning the way things are. I was learning about the universities. How do we convey the message? How do we tell them what to say, what not? ये सारी चीजें A to Z हमें वो समझाई जा रही थी कि ऐसे बोलना है, ये बताना है, इस तरीके से अगर ये एलिजिबिलिटी होती है प्रोफाइल की, तो ये सारी चीजें हमने सीखी. तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने 3 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, जिसमें पाकिस्तान की लीडिंग कंसल्टेंसी फर्म्स भी थी. और कुछ वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली. बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो एथिकल मेरे अपने हिसाब से कंपनी की पॉलिसीज ऐसी थी कि वो जो मैं टो नहीं कर पाता था. Okay. मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी काम किया उधर, ऑब्वियसली बिकॉज मेरा अपनी एक्सपर्टीज मार्केटिंग है. और मार्केटिंग डायरेक्टली आपको पता है सेल्स से रिलेटेड होती है. तो जैसे मार्केटिंग बेहतर जाएगी तो सेल्स भी ऊपर जाएगी. तो बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिला, नई चीजें सीखने को मिली, नए दोस्त बने, नई मालूमात आई. तो ऑल एंड ऑल एक्सपीरियंस होते होते फिर उस जगह पे आके खड़े हो गए 4 साल पहले के वी थॉट कि अब ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट आवर ओन बिजनेस. और हमने इस नियत से शुरू किया था फैजान के हम एक नई चीज ऑफर करेंगे, जो चीज मुझे खुद पर्सनली नहीं पसंद थी, जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज को टो करते करते हमें करनी पड़ती थी, वो हमने कोशिश करी कि इधर हमें ना करनी पड़े. तो ये एक बेसिक मोटो था. ऑब्वियसली एक बिजनेस सेटअप करना और एक एंटरप्रेन्योर बनना इज नॉट एन इजी आस्क, कि आप बिल्कुल छोटे कैपिटल से एक चीज शुरू करें, बट ऑल एंड ऑल अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, हमारी एफर्ट है और उसने कामयाबी देनी थी, तो इट वेंट रियली वेल. ओके, शायद हम जानना चाहेंगे कि वो क्या चीज थी जो पहली कंपनीज में नहीं हो रही थी और आपने यहाँ पे आके शुरू की. यार फैजान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए. देखें, स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं जब हमारे पास आते हैं, तो उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो हमसे एक स्पेसिफिक उनके मतलब की चीज सुनना चाहते हैं. Okay. वो मैं अभी पिछले सेशन में भी लास्ट वीक में ये बात बड़े क्लियरली स्टूडेंट्स को बता रहा था. अब मैं फॉर एग्जांपल आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, मेरी एक 60-70% मेरे मार्क्स हैं और मुझे पता है, इंटरनली मैं जानता हूँ कि मैं फलाना यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ. मगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद से कंसल्टेंट और एजेंट के पास जाता हूँ कि वो कुछ ना कुछ करके, वो एजेंट है, वो कर सकता है. ये मेरा माइंडसेट परसेप्शन बना हुआ है और यही मेरा सबसे गलत जो है सोच होती है कि वो करवा सकता है. और
हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अमूमन फ्रॉडलेंट काम और इस किस्म की चीजों में, फोर्जरी में भी इन्वॉल्व रहे हैं, और बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं, तो ये उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। फिर भी वो ऐसी चीज सुनना चाहते हैं उनसे कि हो जाएगा, ये कुछ अल्फाज होते हैं कि सर आप करवा देंगे, जी हो जाएगा, ये हो सकता है, जी हो जाएगा। दे वांट टू लिसन दीज 3 वर्ड्स, हो जाएगा, 3 मैजिकल वर्ड्स। सो अब ये जो 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, ये अमूमन हमें पॉलिसी के तहत कभी कभार बोलना पड़ता था, कभी कभार हमें ये भी करना पड़ता था कि जी एक स्टूडेंट है जो इधर यूनिवर्सिटी ए के अंदर परफेक्ट केस है, वो यूनिवर्सिटी ए के अंदर जा सकता है, मगर बिकॉज हमें एक टारगेट मिला हुआ है, हमें एक यूनिवर्सिटी को सेल करना है, उसको बेचना है, तो हम उधर बजाय उस बच्चे को ये गाइड करने के कि तुम यूनिवर्सिटी ए के लिए एलिजिबल हो, तुम जा सकते हो, हम उसको यूनिवर्सिटी बी सजेस्ट कर देते थे, बिकॉज हमारा उधर मॉनेटरी बेनिफिट ज्यादा होता था। तो उससे उससे क्या होता है फैजान, कि आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 5 आपकी बात शायद मान भी लें, उसमें से 3 आपने सही काउंसिल किए होंगे, तो 2 आपने गलत भी काउंसिल किए, और जो बकाया 5 हैं जिन्होंने आपकी बात नहीं सुनी या नहीं मानी, वो आपकी उनकी नजर में आपकी वैल्यू 0 हो गई। तो ये अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करने वाली बात थी, और काफी दफा हमने खुद देखा कि जो शार्प किड्स होते हैं थोड़े, हम क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उससे बड़ा कोई इशू नहीं है। लोग अमूमन प्लेट में चाहते हैं कि चीजें मिल जाएं, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर था जो जिसकी वजह से मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि हमें ये काम नहीं करना, भले हमें मॉनेटरी बेनिफिट कम मिले, बट वी शुड ट्राई टू प्लेस द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, जो वो चाह रहा है, अगर वो उसके लिए एलिजिबल है, अगर उसके लिए उसकी वर्थ है, तो उधर उसको जाना चाहिए, उसको वो चीज मिलनी चाहिए, ये हमारी कोशिश होती थी। सही। और किस माइंड थॉट के साथ वो विजिट करते हैं आपके पास? क्या उनका होता है कि बस बाहर निकलना है पाकिस्तान से, कहीं पे भी भेजते हैं, या वो होमवर्क करके आते हैं कि यार हमें यहाँ पे जाना है, या इतना बजट है हमारे पास, कहाँ हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? फैजान दोनों किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। मैं अगर ऐसे बताऊं तो कुछ स्टूडेंट्स वो भी होते हैं जो कहते हैं जी आप हमें स्टडी वीजा पे भिजवा दें, और हम वहां जाके जो है जो भी करें वो आपका कोई कंसर्न, बस हमें स्टडी वीजा पे भिजवा दें, बस पाकिस्तान से निकाल दें। एक ये माइंडसेट है। एक ये माइंडसेट है जो घर से होमवर्क करके आ रहा है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, इस कोर्स के लिए जाना है, मेरा ये एम है, वो प्रॉपर माइंडसेट के साथ आ रहा है। फिर एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जो आपको ज्यादातर उन जगहों पे मिलेंगे जहां इंतहा की हद तक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। वहां आपको ये मिलेगा कि सर डन पे काम करवा दे। सही। ये मैं जितने भी लोग ये सेशन देखेंगे उनके लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि ये डन का वर्ड क्या होता है। हाँ। और मैं काफी सारे अपनी इंडस्ट्री में ये दुश्मन भी बना चुका हूँ इन बातों पे, और अब मैं ओपनली इस बात को कह रहा हूँ कि ये डन का जो लफ्ज है ये बहुत सीरियसली थ्रेटनिंग है। क्यों? क्योंकि डन का मतलब ये होता है कि फैजान हमारी लैंग्वेज में कंसल्टेंट्स की कि मैं आपका एडमिशन भी करा दूंगा, मैं आपका वीजा भी करवा दूंगा। और एक कंसल्टेंट अगर डन पे काम कर रहा है, और ये बात 2011 से पहले बहुत हुआ ये काम, बहुत हुआ है, लोगों ने बेतहाशा पैसा दिया है बस क्योंकि उस वक्त श्योरिटी होती थी कि वीजा मिलेगा। एक प्रोफाइल के ऊपर हमें कंसल्टेंट को मालूम होता है कि इस पे वीजा के कितने चांसेस हैं, अमूमन जनरली पता होता है, तो ऑब्वियसली श्योरिटी नहीं होती मगर एक रफ आइडिया हो जाता है क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं। तो डन के ऊपर क्या हो रहा है, एक कंसल्टेंट ना सिर्फ मिसकमिट कर रहा है, वो अपनी और बच्चे की प्रोफाइल और अपनी रेपुटेशन भी दांव पे लगा रहा है। अब काफी लोगों को रेपुटेशन का तो कोई फर्क होता नहीं है, क्रेडिबिलिटी का उन्हें कुछ मेरा ख्याल है क्रेडिबिलिटी के सी का भी मतलब नहीं पता होता होगा, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। फॉर अ पर्सन लाइक मी, मेरे लिए रेपुटेशन में जिसे कहते हैं कि मेरे लिए ऑनर, और ये कि एक स्टूडेंट कम से कम कुछ ऑब्वियसली हर स्टूडेंट हमसे भी खुश नहीं होता, कुछ लैप्सेस ऑब्वियसली आते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से लैप्सेस आते हैं, स्टूडेंट क्योंकि कंसल्टेंट इतना बदनाम है वो समझते हैं कि जी हमने किया है। तो ये जो डन वाला लफ्ज है वो स्टूडेंट काफी दफा सुनना भी चाहते हैं, वो जो डन वाला लफ्ज है वो उनको बोला भी जाता है, और वो होता है खुशी खुशी पैसे भी देते हैं, और काफी दफा वो काम होता है, काफी दफा नहीं भी होता। सही। तो ये डिपेंड करता है।
ये कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, बात को मैं मुख्तसर करूं कि जो डन वाला काम है ये अमूमन उन इलाकों में होता है जहां पे सिवियर लैक ऑफ अवेयरनेस है, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि इस एक्सटेंट तक कि उन्हें इतना भी नहीं पता होता कि कंसल्टेंट के हाथ में वीजा नहीं है, कंसल्टेंट वीजा नहीं लगवा सकता, वीजा एम्बेसी ने लगा के दे। तो दिस इज हाउ इट इज। फाइन 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 फाइन, सही है। ओके, और अभी मतलब कि मुझे ये समझ में आया कि इसमें जितने भी केसेस आपके पास आ रहे होते हैं उसमें कुछ चांसेस होता है कि 50% हो जाएगा अप्रूव और 50% नहीं होगा, और ये चीज आप स्टूडेंट्स को ऑलरेडी गाइड कर देते हैं, बता देते हैं कि भाई आपकी जो प्रीवियस मार्क्स हैं वो इतने हैं तो ये चांसेस हैं आपके, इसी तरह से। देखे फैजान, सिंपल सा मैं इसको बड़ा इजीली अगर आपको एक्सप्लेन करूं, देखिए मेरे पास यूनिवर्सिटीज के अंदर मुझे ये पता है, मैं तकरीबन मोर देन 250 इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं मेरे पैनल पे। उन 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके शायद मुझे लिस्ट में होंगे, मुझे नाम भी नहीं मालूम। तो कहने का मकसद ये है कि उन 250 के अंदर रेगुलरली यूनिवर्सिटीज वाले, कॉलेजेस वाले हमें बताते हैं इतनी सीट्स रह चुकी हैं, इस साल की ये रिक्वायरमेंट है, इस साल की ये डेडलाइन है अप्लाई करने की, तो हमें ये चीजें तो मालूम है। मसला कहाँ पे आके खड़ा होता है कि जब स्टूडेंट हमारे पास आता है, बोलता है कि ये 60% मार्क्स है मेरे, मुझे फलानी जगह पे करा दें, एलिजिबल वो होता नहीं है उधर के लिए, हम कोई ऑप्शन उसको देते तो शायद उसको वो समझ ना आए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चले ये तो एक कैटेगरी हो गई, दूसरी कैटेगरी वो है स्टूडेंट की जो हमारे पास आए, एलिजिबल हुए, हमने उनका एप्लीकेशन फॉरवर्ड करी, और एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के बाद जैसे उनका एडमिशन आया, फीस पे करवाई, और फीस पे करवाने के बाद उनका वीजा वगैरह अप्लाई करवाया। तो ये जो फीस की हैंडलिंग होती है, सारी चीजें होती हैं, हम एक सर्टेन सर्विस चार्जेस लेते हैं उनसे, और बाकी जो फीस का उनका जो है वो यूनिवर्सिटी और उनका जो अपना मैटर होता है वो आपस में खुद ही हैंडल करते हैं। ओके, ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इंटरमीडिएट के बाद आते हैं या बैचलर्स के बाद अप्लाई करते हैं? कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कहते हैं, अगर रुझान की बात करें तो रुझान तो ये है कि इंटरमीडिएट वाला भी जो है वो अपने बाल नोच रहा है, और जो बैचलर्स वाला है वो तो है ही गंजा, तो उसके तो बाल बचे नहीं है 4 साल के अंदर। तो दोनों का हिसाब किताब एक ही है, जाने के लिए दोनों तरस रहे हैं और तैयार है। कुछ बहुत लिमिटेड परसेंटेज होती है फैजान जो बड़ा क्लियर गोल लेकर आते हैं कि हमें ये करना है। बाकी मेजॉरिटी जो जाने वाले हैं वो बस ये है कि बस यहाँ पे या तो अगर हम यहाँ रुके, ये खवातीन के लिए बात बता रहा हूँ स्पेसिफिकली, यहाँ पे बहुत सारी खवातीन हमारे पास आती हैं कि यार बस शमाज भाई बैचलर्स हो गया या इंटरमीडिएट हो गया, अभी मुझे नजर आ रहा है कि बेलन हमारे हाथ में दे दिया जाएगा, खतरा है, तो हमें बाहर निकालिए पाकिस्तान से। तो ये भी एक सिवियर इशू है इधर का। चलिए, इसमें आई थिंक हमें रिदा की राय लेनी चाहिए कि ये बात जो आप बता रहे हैं वो आपको रिदा बेहतर बता सकती है ना, बहुत अच्छे से आइडिया इस बात का। सही है ये रिदा। बेसिकली आई थिंक के जैसे आपने बात की कि इंटरमीडिएट और मास्टर्स लेवल के मतलब इंटरमीडिएट एंड बैचलर्स लेवल पे तो अप्लाई तो दोनों सेम नंबर पे करते हैं। लाइक कुछ लोग सरशमास ऐसे भी आते हैं जिन्हें इंटरमीडिएट के बाद मास्टर्स के लिए जाना होता है। कहते हैं एब्सोल्युटली, वही मैंने कहा ना, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। तो व्हाट आई बिलीव इज दैट बेसिकली हाँ, ज्यादातर लड़कियां ऐसी होती हैं, बिल्कुल ऐसी होती हैं, बट कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं जिनको लाइक एज फार एज जितनी लड़कियां मैंने अभी तक देखे जाते हुए, दे आर वेरी पैशनेट एंड यही एग्जैक्टली उनका यही होता है। उनको घर से प्रेशर वगैरह होता है एंड उनको यहाँ से भागना होता है कि हम लोग को लाइक यू नो वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड स्टफ लाइक दैट। तो if we see on a positive side, it's a good thing because जैसे I'm also a student right now और मुझे अभी जो इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे सर शमास की वजह से मिली है, क्योंकि वो मुझे हर चीज में लाइक यू नो वो मुझे अपने साथ साथ रखते हैं, तो मुझे इस चीज का बहुत एक्सपोजर मिलता है। तो what I'm getting to know about it is that कि जहां तक जैसे अभी I'm currently studying from Zabist, तो यूनिवर्सिटी का फैजान बहुत फर्क पड़ता है, बहुत आपकी सीवी में फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। अब जैसे यहाँ का पाकिस्तान का क्या सिनेरियो है कि आप कहीं से भी बाहर से पढ़ के आ जाओ, चाहे वो बाहर जिस भी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी हो, यहाँ के आपकी सिर्फ सीवी पे ये चीज लग जाए ना कि आप बाहर से पढ़ के आए हो, उस सीवी को काउंट किया जाता है।
जबकि यहाँ पे अगर हम देखें जैसे जो HR के लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा यही देखते हैं कि हमें सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी जो यूनिवर्सिटीज यहाँ पे हैं, आई वोंट लाइक मेंशन देयर नेम्स ऑब्वियसली, बट उनको रखा जाए, ठीक है। बट अगर ये बात की जाए बाहर से पढ़ के, तो अच्छा ठीक है, बाहर से पढ़ के इनकी CV तो सबसे पहले साइड में करो, इनका सबसे पहले इंटरव्यू लेंगे। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। और अगर आप ये चीज देखे जाए कि अगर हम जैसे कुछ लोग ऐसे बहुत होते हैं जो कहते हैं हाँ हमें बाहर जाना है और हमें बस वहीं सेटल होना है, हमें PR के लिए अप्लाई करना है एंड ऑल ऑफ दैट, तो अगर हम लोग फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स अ रियली गुड थिंग फॉर अकॉर्डिंग टू मी। फाइन 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 फाइन। अच्छा, आपने प्लान किया, मतलब सर ने आपको एडवाइस की कि आप भी बाहर जाएं? बिल्कुल सभी बोलते हैं मुझे ऑफिस में कि तुम मास्टर्स के लिए बिल्कुल बाहर जाओ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, सो लेट्स सी वंस आई ग्रेजुएट इंशाल्लाह दिस ईयर आई एम गोना ग्रेजुएट। हम फैजान चिराग तले अंधेरा नहीं होने देंगे, ये तो कंफर्म है। जो भी हमारा इवन अगर मैं बताऊं, ये पिछले 4 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह BF को हमारे 2 स्टाफ मेंबर्स को हमने फॉरेन ट्रेनिंग पे भी भेजा, और इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने एक स्टाफ मेंबर को जो हमारे साथ माशाल्लाह शुरू से ही बिल्कुल थे, तो उन्होंने इजहार किया कि जी अब मेरा टाइम है मास्टर्स करने का, मैंने आपको 3 साल दिए हैं, तो वी हैप्पीली उसको एकोमोडेट किया, सारी चीजें करी। तो इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती, रिस्क जहाँ पे लिखा होता है उसको मिलता है। तो दिल बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ चीजें जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस में हमने देखी, वो कोशिश करी कि इधर ना करें, इधर नहीं करें। वो ये था कि कुछ ऐसी भी चीजें थी कि किसी के आने से किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ऑनर करना पड़ता है जो टाइम उस बंदे ने आपके लिए स्पेंड किया, और आपको उसकी सर्विसेज को ऑनर करना पड़ता है, एंड दिस इज व्हाट वी डू। और अगर आप जेन्युइनली, अगर मैं आपको बताऊं, आप मेरी अगर गूगल फोटो की जो एल्बम है, वो 2017 ऑनवर्ड से लेकर अभी तक, उसके अंदर स्टाफ पिकनिक्स हो जाए, स्टाफ आउटिंग्स हो जाए, मील्स हो जाए, मतलब we do everything together, and this is what we aim at. इवन हमारे स्टूडेंट्स काफी दफा जब बाहर जा रहे होते हैं, तो उनको भी हम जब काफी दफा जो है वो फेयरवेल डिनर हो जाए, या एक जैसे अगर यूनिवर्सिटी में 4-5 स्टूडेंट्स एक साथ जा रहे हैं, तो उनको बुला के उनको फेयरवेल डिनर दे देना, जिसमें सारे स्टाफ मेंबर्स भी होते हैं। तो इट्स अ गुड एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी टुगेदर। तो ये काफी चीजें हम लोग फोकस करते हैं कि हम करें। इट ऑब्वियसली फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स गुड एज वेल, एंड एथिकली, और स्टाफ मेंबर्स का, टीम मेंबर्स का, नॉट स्टाफ मेंबर्स, टीम मेंबर्स जो है हमारे, उनका मोरल भी बढ़ता है काफी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा शम्स, अभी सिर्फ कराची में ही आप ऑपरेट कर रहे हैं या इस्लामाबाद, लाहौर, वहाँ पे भी चल रहे हैं? We are operating in 4 different cities across Pakistan. Lahore, Islamabad, Quetta and Karachi. ये हमने 4 को अभी फोकस किया हुआ है। We are planning to soon हम अपने ऑफिसेस का नेटवर्क जो है वो पेशावर और क्या नाम है, अदर प्लेसेस लाइक हैदराबाद, इंटीरियर साइड पे भी कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन बढ़ाएं, इंक्लूडिंग इंटीरियर पंजाब। पर अभी फिलहाल ऑब्वियसली कोविड-19 ने तो बहुत बुरी तरीके से सबकी कमर तोड़ के रखी हुई है, तो बिजनेसेस ओवरऑल आर ऑन द डिक्लाइन, सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू सर्वाइव, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वी विल सक्सीड। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या फर्क क्या पड़ा कोविड-19 के बाद से? मतलब कि अब लोग ज्यादा नहीं जाना चाह रहे बाहर, क्योंकि आई थिंक मैंने जो देखा है बाहर से वापसी आ रहे हैं उल्टा लोग। फैजान, जैसे बिगिनिंग में आपने कहा था, फर्क जो है बहुत मॉडरेट वर्ड है। ये मतलब एक चीज होती है अपसाइड डाउन हो जाना, ये वो हुआ है बिकॉज हमारा जो काम है वो बेसिकली 5 स्टेप्स में है। Step number 1 is admission. Step number 1 is counseling. Step number 2 is admission. Step number 3 is visa filing. Step number 4 is visa approval or visa decision, and then step number 5 is your travel. तो अभी फिलहाल जो 3 एंड के स्टेप्स हैं, काउंसलिंग हम कर रहे हैं, एडमिशन चल रहे हैं, एप्लीकेशन जो है वो जा रही है यूनिवर्सिटीज में, वो जवाबात भी दे रहे हैं। जो 3 आगे के स्टेप्स है ना, वीजा फाइलिंग, वीजा डिसीजन और फिर ट्रैवल, ये तीनों पे एम्बार्गो लगा हुआ है। काफी कंट्रीज में वीजा अप्लाई ही नहीं हो सकता,
काफी कंट्रीज जिनमें अप्लाई हो सकता है वो डिसीजन नहीं दे रहे इतने आराम से, इतने जल्दी। 3-3 4-4 महीने हो गए स्टूडेंट्स को वेट करते हुए। जहां उनका जवाब आना था 1 महीने के अंदर, वहां 3 महीने हो गए। और फिर चौथी चीज जो है वो ट्रैवल बैन जो लगाया हुआ है, ऑब्वियसली बॉर्डर्स रिस्ट्रिक्शंस है। तो हमारा तो बिल्कुल ही काम जो है जहां यूं था वो बिल्कुल अपसाइड डाउन वाली पोजीशन पे आ गया। और आई थिंक कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आई थिंक जिनके एडमिशन हो चुके थे बाहर, तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं कि बाद में जब आई थिंक जब सब चीजें नॉर्मल हों तो फिर फ्लाई करके आ जाएं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रॉब्लम सारी यहाँ पे आती है। अब यहाँ पे आती है माइंडसेट की बात। मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो कहते हैं कि हमें वहां जाना है, पढ़ना है और कमाना है, और कमा के अगले बारी की फीस निकालनी है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बट ये रियलिस्टिक भी नहीं है अप्रोच। मगर अगर आपकी कंट्री का 70-75% पॉपुलेशन जो आज बाहर जाना चाह रही है वो इस नजरिए से सोचती है, तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो 75% नजरिया लेकर जो लोग हमारे पास आते हैं, जब हम उनको कहते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दें, कोई आपका हर्ज नहीं होगा, तो उनका पहला कहना ये होता है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं फीस तो सबमिट कर दूंगा, मगर जब मैं पाकिस्तान में बैठ के पढ़ाऊंगा, मैं काम करके कैसे निकालूंगा पैसे। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो ये वाला सिनेरियो सबसे पहले उनका होता है। ओके, फाइन, सही। अच्छा, करियर काउंसलिंग अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर ना होने के बराबर है आई थिंक। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि स्टूडेंट्स जो उनको करियर काउंसलिंग की जा रही है, उनको पता है कि हमें क्या करना है फ्यूचर में? मेरा पर्सनली नहीं ख्याल फिजान, मेरा पर्सनली नहीं ख्याल। ये रिदा भी आपको बता सकती हैं, बिकॉज शी इज एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस फेज। पहले रिदा बताए, फिर मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया बताता हूँ। चले रिदा। जैसे सिंस मैं अभी कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ, and obviously I was very confused when I was choosing my field. I didn't know that मैं किस चीज में अच्छी हूँ। मुझे बिल्कुल भी मैंने ये चीज फिगर आउट नहीं की थी। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। बस मैंने ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैंने इस बेसिस पे बैचलर कंप्यूटर साइंस में लिया कि मेरे मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। So I was like, अच्छा ठीक है, हाँ, I can like do something in this, so let's do this. तो मैंने कंप्यूटर साइंस ले तो लिया, but I'm completely like bad at coding stuff. I realized it very soon. But जब से मैंने जैसे मुझे 1 साल हो गया एडफोलियो में, तो जब यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो मैं स्टार्टिंग में मतलब मुझ पे वर्कलोड इतना नहीं था। मुझे ये था कि मैं कॉल्स करती थी। उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला, जैसे सर शमास ने मुझे इस बात पे और सबने जो मेरे सीनियर्स है वहां पे मुझे बहुत ग्रूम किया कि रिदा आप ये भी कर सकती हो, आप मुझे हर चीज में इन रखा। तो जब उन्होंने मुझे हर चीज में इन रखा, तो फिर मुझे इवेंचुअली समझ आया मैं किस चीज में ज्यादा अच्छी हूँ। तो मुझे फिर ये समझ आया कि ठीक है, मैं ज्यादा अच्छा मार्केटिंग भी देख लेती हूँ, मैं क्लाइंट डीलिंग भी कर लेती हूँ। तो हर चीज में इन रखने का ये एक, तो अब मुझे बेसिकली समझ आ रहा है कि ठीक है, मुझे बैचलर्स बीबीए में शायद करना चाहिए था, बट इवेंचुअली नाउ इट्स एंडिंग, सो नेवर माइंड, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत लोग बैचलर्स किसी और में करते हैं एंड एमबीए इवेंचुअली कर लेते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ गुड थिंग कि आप इस चीज में भी अच्छे हो और आप कंप्यूटर साइंस, आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का भी पता है, तो ये एक अच्छी डील है। इट्स नॉट लाइक, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बुरी चीज है, ये एक अच्छी चीज है, बट मेरे हिसाब से करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत जरूरी होती है। मैं एक चीज ऐड करूं, मैं 2014 की बात है ये, यस 2014 के अंदर मैं आई वाज वर्किंग एट एन इंस्टीट्यूशन जहां मैं आइल्स की क्लासेस, आइल्स इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट जो कि हमारी फील्ड से रेलेवेंट होता है, तो आइल्स की मैं क्लासेस करा रहा था। सो आई गॉट 2 फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी। ओके। सो अब जब मैं आइल्स कराता हूँ तो आई एम अ वेरी सॉर्ट ऑफ एन इंटरैक्टिव पर्सन, मैं बहुत ज्यादा बातचीत करने में बिलीव रखता हूँ। तो जब मैं पढ़ाने के दौरान मैंने एक दफा ऐसी बात हुई कि यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन और सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो मैंने उनसे ऐसे पूछा, मैंने कहा जी आपने पढ़ा हुआ क्या है? तो पता चला उन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की हुई है। okay. अब 2 खवातीन उन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की है। अब मुझे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का मालूम था कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होती क्या है। तो मैंने कहा आप बाहर क्यों जाना चाह रहे हो?
तो बोला यहाँ पे जॉब्स नहीं है. When they said जॉब्स नहीं है, तो I got worried. When I dug deep into it, what I found out, that was amazing. Okay. पाकिस्तान में बायोमेडिकल इंजीनियर की जॉब क्या है फैजान भाई, यू विल बी अमेज्ड. उसके पास मेल स्टाफ को प्रेफर किया जाता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए. यस. और उसके पास बाइक हो, वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करेगा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की मशीन्स, एक्सरे मशीन्स, डिफरेंट मशीन्स. क्योंकि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज अ कोर रिसर्च सब्जेक्ट. उसकी रिसर्च पाकिस्तान में है ही नहीं, क्योंकि आई थिंक कोई डेवलप करने के मूड में नहीं है. एब्सोल्युटली. अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, अब मैंने पूछा, जब मैं 2 दिन बाद जब मिला, मैंने कहा आपको मशवरा किसने दिया बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का? तो पता चला जी कोई दूर के चचा थे, वो कनाडा से आए थे, उन्होंने कहा जी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज अ वेरी गुड फील्ड, बोथ ऑफ यू शुड ऑप्ट इट. और उन्होंने जी सत्यानाश लगवा दिया. सबके चचा मरवा देते हैं. सही. हाँ. अब मैं एक बात जब भी काउंसिल करता हूँ, बिकॉज मैं अमूमन ए लेवल कॉलेजेस हो गए, इंटरमीडिएट कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, मुझे ये बात काफी दफा फील होती है और मुझे थोड़ी सी अब आप इसको इस तरीके से कह लें कि एम्बैरेसमेंट भी होती है. जब भी मैं किसी यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो ऐसे मक्खियों की तरह कहना नहीं चाहिए, बट स्टूडेंट्स यू नो रश टुवर्ड्स मी कि जैसे जी मैं उनकी होप हूँ, कोई आखिरी उम्मीद हूँ मैं. सो I feel bad as well, क्योंकि काफी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, काफी ऑलरेडी 2 साल के अंदर फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछों को पता नहीं है कि वो किस तरफ जा रहे हैं. सो जब मैं इस किस्म की कोई बात उनसे करता हूँ कि यार इसको आगे आप ये भी कर सकते हो, ट्रांसफर की तरफ बढ़ो, अगर नहीं समझ आ रहा लेट इट बी, छोड़ दो, आप उसको 2 साल और उसमें इन्वेस्ट करोगे. इस किस्म की बातें उन्हें चुभती भी हैं, फील भी होती हैं. काफी दफा यूनिवर्सिटीज की एडमिनिस्ट्रेशन वाले मुझे पसंद भी नहीं करते इस वजह से, तो उनको मैं इंतहाई नापसंद आता हूँ. तो ये भी वजूहात होती हैं बहुत सारी. तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि काउंसलिंग हर लेवल पे वेदर आप you should at least have someone in the family even, और प्लस बच्चे को अपना माइंड भी ओपन करना चाहिए बहुत. आज के इंटरनेट के दौर में अगर बच्चे को सही तरीके से एक स्कूल काउंसलर या गाइडेंस काउंसलर या एकेडमिक काउंसलर या करियर काउंसलर सही तरीके से अगर बताए कि आपने ये करना है, तो वो बहुत अच्छा कर सकता है. अब इसके 3 पहलू हैं. बात को समराइज करूंगा. एकेडमिक काउंसलर्स स्कूल्स में नहीं मौजूद, जिसकी वजह से बच्चा गलत करियर चॉइस करता है, गलत फील्ड चूज करता है, जल्दी लेता है. वो बस 9th में सिलेक्ट करना है. एब्सोल्युटली ये सिलेक्ट कर लिया. अच्छा, और नहले पे दहला फैजान भाई, यूनिवर्सिटीज के अंदर करियर काउंसलर नहीं मौजूद. तो अब जब करियर काउंसलर नहीं मौजूद, करियर काउंसलर का काम होता है वो जॉब्स बताए, वो प्लेसमेंट्स बताए. अब करियर काउंसलर बोलता है कि अपनी सीवी दे दो, मैं देख लूंगा क्या करना है. Literally this is happening in our universities, and आप भी same position से गुजरे हैं. Rida is also going through the same position, and many students are going through this. So at the end of the day, बच्चा किस चीज के साथ रहता है? वो तो consultants के रहमो करम पे रह गया. और मजे की छोटी सी बात, एक और बात बताऊं, फिर I'll just take your question as well. बच्चे को कहा जाता है करियर काउंसलर, गाइडेंस काउंसलर, एकेडमिक काउंसलर्स की तरफ से कि एजेंट के पास मत जाना, काउंसलर कंसल्टेंट के पास मत जाना, वो आपको जो है वो चूना लगा देगा. होता भी है, मना नहीं कर रहा, हम कंसल्टेंट ने उसको बर्बाद किया अपने इमेज को, बट अमूमन एवरीवन इज नॉट लाइक दैट. तो यहाँ पे ओपन माइंडेड होके सोचना चाहिए. बच्चे को आप रादर देन ये बोलने के, आप ये बोल दें कि बेटा गो इवैल्यूएट, थिंक, अपने दिमाग से सोचो, सबकी सुनो, टेक एडवाइस. अभी जो मैं देख ये भी हो सकता है. हाँ, कि इवन मेरे पास जी बोलिए. नहीं आप बोले जो बोलना चाह रही. मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पास लाइफ एग्जांपल है. मेरी खुद की बहन, उसने बैचलर स्टार्ट किया बायो साइंसेस में. शी लिटरली उसने 1.5 इयर्स कर लिया उसमें, एंड देन शी रियलाइज के लाइक यू नो, क्योंकि उसका था मुझे मेडिकल करना है, एंड मैंने सून रियलाइज कर लिया था कि इट्स नॉट हर कप ऑफ टी. लाइक यू नो, मैंने उसको बता दिया था कि इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, डोंट डू इट. मैंने कहा गो फॉर लाइक यू नो सम अदर फील्ड जो कि मजे की भी हो, एंड यू कैन लाइक यू नो एंजॉय इट टू.
देन 1.5 years बाद उन्होंने मीडिया साइंसेस दिया एंड शी इज डूइंग रियली ग्रेट इन दैट। तो ये चीज बहुत होती है, अगर प्रॉपर आप एक्सप्लोर ना करो, आप उस चीज की गाइडेंस ना लो, तो आप इसी तरह फिर करते हो, अपने साल जाया करते हो या फिर बहुत ज्यादा साल जाया कर लेते हो, इस तरह चीजें होती हैं। डॉक्टर बनने से वो कर दिया, महरूम कर दिया हमें एक डॉक्टर से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बहुत है। ज्यादा वैल्यू होती है आज के दौर में। बिल्कुल बिल्कुल होती है, लेकिन जब किसी को अगर नहीं समझ आए तो उसको बिल्कुल गाइड भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, करियर काउंसलिंग के हवाले से मैं जो देख रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो एक रेस में लगे हुए हैं। एक थ्योरी उनको दे दी जाती है कि ये कोर्सेज हैं, ये आपको पढ़ना है, उसकी टेस्ट देना है आपको। क्रिएटिव चीजें बहुत कम है, खास तौर पे बैचलर्स के अंदर। मैं देखूं तो थ्योरिकल बहुत ज्यादा है। मार्केटिंग में भी देखें तो थ्योरिकल है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वो थोड़ा बहुत सोच लेता है चीजें किस तरह से चीजें करनी है। क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो भी अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, डिफरेंट जगहों पे मैंने काम किया। फूड पैंडा में फाउंडिंग मेंबर्स में से मैं था, 3 साल वहाँ पे था। देन बाइकिया में था, और उसके अलावा EFU, यूफून। तो डिफरेंट जगह पे मैंने इंटरव्यूज बहुत ज्यादा लिए, कंडक्ट किए। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जाते थे हम, वहाँ पे पूरे इंटरव्यूज वगैरह लेते थे। तो मैं 5-10 मिनट रखता था स्टूडेंट्स के लिए, उनके करियर काउंसलिंग के लिए, कि उनको गाइड करूँ कि सीवीज में तुम्हारी क्या मिस्टेक्स हैं, क्या चीज़ तुमने नीचे मेंशन की हुई है, क्या चीज़ तुम्हें फ्रंट पे मेंशन करनी चाहिए, और तुम्हारे अंदर क्या चीज़। अगर हम एक नॉर्मल सी बात करें कि यार, एक अभी मोस्टली जो ज्यादातर लोग हैं वो बीकॉम करके आ रहे होते हैं, बीकॉम या कॉमर्स की फील्ड में चले जाते हैं, जिनके पास फाइनेंशियली आई थिंक ज्यादा पैसे नहीं होते, तो वो यही सिलेक्ट करते हैं। और वो सब चीजें गवर्नमेंट बेस्ड चल रही होती हैं, और या कुछ प्राइवेट इदारे करवा रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट को जा रहे होते हैं सिंपली कॉमर्स की एजुकेशन वगैरह लेने के लिए। उसमें उन्हें बहुत सारे स्किल्स नहीं बताए जाते हैं कि किस तरह से प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है, ग्रूमिंग अपनी किस तरह से करनी है, किस तरह से बात करना है किसी के सामने खड़े होकर, आंखों से आंखें मिला के। बिल्कुल तो ये सब चीजें मतलब कि बहुत गैप है, कि लड़का अच्छा खासा बड़ा हो जाता है हमारा, कि यार आई थिंक बीकॉम पार्ट 1-2 में पहुंच जाते हैं, मगर उन्हें आइडिया नहीं होता इन सब चीज़ों का। के और देन फिर उसके बाद अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं मास्टर्स के लिए, तो उनके लिए एक बहुत डिफरेंट चीज़ सिनेरियो हो जाता है कि यार एक बिल्कुल अलग से ही चीज़ है, एक अलग ही दुनिया बिल्कुल है। और देन से वो अगर जॉब मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें ऐसे ही पूरा उनको चेंज एक नजर आता है कि एक प्रैक्टिकल फील्ड ही दूसरी है, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में पूरा काम चल रहा है। बिल्कुल, कंप्लीटली अग्रीड, बिल्कुल। ऐसा होता है। और इसके मेरे हिसाब से इसके अंदर जी जी फैजान, इसके अंदर सॉरी रिदा, मैं इधर नहीं इंटरप्ट करूंगा। वही जो हम बात कर रहे थे ना, कि गाइडेंस काउंसलर्स, एकेडमिक काउंसलर्स, और फिर आ जाते हैं करियर काउंसलर्स। ये तीनों फेजेस में एक बच्चे को मिलने चाहिए। जब से एजुकेशन का जो बिजनेस है हमारा, वो कमर्शलाइज हुआ है, कमर्शलाइज होना एक सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट था। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक एक स्कूल का प्रिंसिपल है, उसकी इन्वॉल्वमेंट उस स्कूल के अंदर, वो ओनर है, वो प्रिंसिपल है, क्वालिफाइड है, उसकी इन्वॉल्वमेंट इस बात से पता लगती है कि उसके स्कूल में एट अ टाइम 3,500 बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसको 10-15 साल पहले जो बच्चा पढ़ के गया था, उसका एटलीस्ट फेस याद होगा, और फेस से वो या तो क्लास या उसका नाम बता सकता है। उसके मैं ये एक कराची का बहुत मशहूर स्कूल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये इन्वॉल्वमेंट लेवल था, और उस स्कूल के बच्चे अच्छे खासे बड़ी जगहों पे गए हैं, पढ़ के कामयाब होके अच्छी जगहों पे पहुंचे। तो अगर ऐसा प्रिंसिपल आपको मिलता है, तो वो अगर आप उसके पास जाते हो गाइडेंस काउंसलिंग के लिए, और लाज़मी बात है वो एक बिजनेस भी कर रहा है साथ में, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर कमर्शियल एस्पेक्ट से देखें तो ये जो, मैं बहुत खिलाफ हूं छोटे घरों में खोले जाने वाले स्कूल से। इन इन जितना इन स्कूल्स ने, गवर्नमेंट स्कूल्स की तो बात ही हम साइड पे कर दें, जो सही फैसिलिटीज दे सकें, जो सही तालीमी इदारे बन सकें। अब उसके अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक फाइनेंशियल्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, मगर मैं पर्सनली इस बात के खिलाफ हूं कि आपने एक बच्चे को ग्रूमिंग का सही मौका ही नहीं दिया। आप 10 कमरे के एक स्कूल के हैंग हो रहा है आपका, एक मिनट। जहां पे ये खराबी आ जाती है, तो यहाँ वहां पे कुछ फिर आपके पास बचता नहीं। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है।
ओके शम्स प्लीज आप रिपीट कर दें, आई थिंक नेट का थोड़ा इशू आ रहा था तो हैंग हो रहा था। नहीं नहीं, नो 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 प्रॉब्लम। आई एम सेइंग कि ये जो गाइडेंस काउंसलर वाली सिनेरियो होता है ना, जो एकेडमिक काउंसलर और गाइडेंस काउंसलर्स का होता है, ये सबसे बड़ी लैकिंग है करंटली। तो और अगर हम इसको ओवरकम कर लेते हैं आने वाले दिनों में, जैसे आपने कहा, एक चीज अगर बन जाती है, एक इमारत अगर बेस टेढ़ी पड़ गई फैजान भाई, तो बहुत मुश्किल है कि उस इमारत को फिर सीधा किया जा सके। वो फिर टेढ़ी ही बनती है, वो उसमें गिरना ही गिरना है। अल्लाह ताला इस बात से बचाए। बट अमूमन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी। जैसे आपने कहा, वो बीकॉम करके आते हैं, उनको ये तक नहीं पता होता कि अमूमन किस तरीके से अपनी वेल मेंटेन्ड सीवी उन्होंने लिखनी है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। और वो टेक्निकली बैचलर्स ऑफ कॉमर्स के पहले या दूसरे साल में होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा ये अलमिया है, सोचने की जरूरत है। और जब भी आते हैं तो मैं अमूमन जब बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ अपने आप को लाचार और मजबूर फील मत करो। बिल्कुल। Try and learn things. It's never too late to learn. आप लेट नहीं हुए हो कभी भी। इवन मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोसाइटी के अंदर, हम लोग अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू करते हैं। ऑब्वियसली हमारा पूरा दिन कहाँ जाता है वो हमें भी एहसास नहीं होता। रिदा कीप्स वर्किंग वेरी हार्ड with her studies and all. हमारे टीम मेंबर्स सारे करते हैं, बट जितना हम कर सकते हैं, we are doing the best we can. आई थिंक मुझे ये मार्केट में गैप नजर आता है कि अभी जो नए स्टार्टअप्स वगैरह आ रहे हैं वो अगर इस तरफ थोड़ा सा गौर करें और करियर काउंसलिंग की तरफ आए और प्रॉपर इसको एज अ फील्ड लेकर आए, और जो डिफरेंट स्कूल्स हो गए वहाँ पे जाएं, स्टूडेंट से मिलें, उनको गाइड करें, यूनिवर्सिटीज में जाके मिलें, और मे बी पेरेंट्स डायरेक्ट अपने बच्चों को लेके जाएं उनके पास, इतने अगर वो उनको इतनी सेंस हो जाए और वो जाके लेके जाएं उनको, एक दो दिन उनको टाइम दें, एक घंटा जाके उनके साथ बैठे, उनसे बात करें और देखें कि उनको इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, किस फील्ड के अंदर है, देन फिर उन्हें गाइड करेंगे किस तरफ जाना चाहिए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। इधर भी 3 एस्पेक्ट्स हैं। कुछ स्कूल्स चाहते नहीं है कि ये हो, कुछों की नियत ऐसी है कि जैसा है चलता रहने दे, जब बस पैसे बन रहे हैं, चीजें हो रही हैं, आप होता रहने दे इसको। कुछ का एस्पेक्ट ये है कि ये अगर आ रहे हैं तो इनका अपना गेन क्या है। हाँ, ये एक अलग एस्पेक्ट है, कमर्शियल एस्पेक्ट हो गया ये। अच्छा, फिर पेरेंट्स, अब तीसरा एस्पेक्ट आ जाता है कि पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है कि गाइडेंस काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग इटसेल्फ होती क्या है। तो वो समझते हैं कि जी वी आर द बेस्ट काउंसलर्स आवर किड कैन हैव। बिल्कुल। तो ऑल्दो एनीवन, नॉट, मैं अभी अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी शख्स हो, इवन मैं अगर हूं, तो मैं भी, I cannot be an expert in everything. This is a fact. Definitely. And similarly, वो पेरेंट्स भी हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो ये जो 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताई, ये मिलके जो है ना, एक बच्चे को काउंसलिंग की तरफ आने से रोकते हैं। मैंने ये लिटरली खुद होते हुए देखा है। एक बच्चा हमारे पास आया, और ये एक दफा नहीं, कई दफा हो चुका है। वो अपने अब्बा को लाया बिकॉज ही इज द मनी, वो डिसीजन मेकर है, वकील है, वो कफील है उसके। अब वो बच्चा लेकर आया अपने बाप को, क्यों, किस तरीके से, क्या। हिज फादर वाज नॉट इवन रेडी टू लिसन कि उसका बेटा सोच क्या रहा है। okay. और वो चले, हो गया, मिल गई ना इंफॉर्मेशन, चलो। सो इवन दिस हैपेंस इन फ्रंट ऑफ अस। अब इतनी बददिली से जब तुम आओगे अपने बच्चे के लिए, तो अगर वो सक्सेसफुल हो भी गया तो वो तुमको सिवाय ओल्ड होम के कहीं नहीं भेजेगा, which is technically wrong as well. Definitely, ऐसा ही। तो खराबी हर तरफ से मिलके होती है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। So we have to do our best, collective effort से ये चीजें हल होंगी। इंडिविजुअल से तो मेरी नजर में बहुत मुश्किल है। मे बी आई एम रॉन्ग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। रिजा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे हिसाब से जैसे स्टूडेंट्स पे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिन पे बहुत प्रेशर होता है कि हम मेरे तो अम्मी अबू यही चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, मेरे तो अम्मी अबू यही चाहते हैं मैं इंजीनियरिंग साइड पे जाऊं। इवन मैं बोलूंगी कि मेरे भी अब्बू ने मुझे सजेस्ट किया था कि रिदा तुम इंजीनियरिंग साइड जाओ, बट मैंने इवेंचुअली जहाँ पे मैं एडमिशन टेस्ट देने गई थी, आई फेंटेड ओवर देयर। आई रियलाइज इट्स अ वेरी लाइक फेमस इंस्टीट्यूट इन कराची, and I fainted over there and I realized that I cannot survive over here.
एंड देन आई लाइक यू नो मैंने उसके बाद फिर अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लिया था ना, आई लाइक यू नो क्लियर्ड इट एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है बस यहीं रहना है, मैंने और कहीं नहीं जाना अभी। तो मेरे हिसाब से एंड देन मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे अंडरस्टैंड किया कि उन्होंने कहा ठीक है तुम अभी कर लो अपना डिसीजन, ताकि ये ना हो कि बाद में अगर तुम इस चीज में ना कर पाओ तो लाइक यू नो you'll blame us that you people were the one who said कि नहीं ये करो and I'm unable to do it right now. So that's the thing. तो मेरे हिसाब से you should never force your children to like you know to pursue some like XYZ career. It should be their choice. They should explore and they should like you know and counseling obviously जो बात हमने की, counseling is very important. अगर जो बच्चा खुद figure out नहीं कर पाता उसके लिए तो बहुत जरूरी है। Fine. और ऐसे बहुत हैं, अगर हम 100% में से देखा जाए तो 90% ऐसे लोग हैं जो फिगर आउट नहीं कर पाते उन्होंने क्या करना है। 10% होते हैं जिनका फोकस होता है। जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। ओके फाइन, सही। ओके अच्छा, टफेस्ट कौन सी जगह है, मुश्किल जगह जहाँ पे वो जाते हैं स्टूडेंट्स और सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री? सर शमास टर्की एंड जर्मनी कभी कभी वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, बट ऑब्वियसली व्हेन यू गो ओवर देयर तो आप लैंग्वेज सीख लेते हो वहाँ पे इवेंचुअली, तो इतना इशू फिर नहीं आता। दैट डिपेंड्स। जैसे मैंने टफेस्ट की कैटेगरी डिपेंड करती है, बिल्कुल सही कहा रहता तुमने। टफेस्ट की कैटेगरी थोड़ा सा डिपेंड करेगी बंदे पे डिपेंड करते हैं। यस एब्सोल्युटली। जिसको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है ना फिजान, उसके लिए यूएस ऑस्ट्रेलिया से और यूके से ज्यादा टफ जगह सरवाइव करने के लिए कोई नहीं है। अच्छा। और खास तौर पे यूएस और ऑस्ट्रेलिया कहूंगा। सही। अगर किसी को लैंग्वेज वाइज टफ लगती हैं सिचुएशंस, तो उसके लिए फिर जर्मनी और यूरोप टाइप जगहों से ज्यादा सरवाइव करना कहीं पे मुश्किल नहीं है। okay. कुछ को अगर लगता है कि हम तो बने ही सिर्फ पार्टी करने के लिए हैं, तो उनको अगर आप जो है मिसाल के तौर पे आप भेज दें ऐसी जगह पे जहाँ इल्म और तालीम का बहुत ज्यादा रुझान है, तो उनके लिए वहां सरवाइव करना टफ हो जाता है। तो दैट डिपेंड्स फ्रॉम एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई ऐसे केसेस देखे आपने जो होम सिकनेस की वजह से वापसी आ गए वो सब कुछ प्रोसेस? बहुत देखे हैं। अच्छा, बहुत देखे हैं सर, बहुत देखे हैं अपने करियर के अंदर, बहुत देखे हैं। और वो समझे कि बड़ा टफ होता है हमारे लिए वो हैंडल करना। ओके। कितनी दफा हम बता सकते हैं, कुछ तो माशाल्लाह इतने एडवांस होते हैं कि वो 4 साल बाद बैचलर्स करने के बाद होम सिक होते हैं। ओके। कुछ जाके जो है वो 4 उनको पाकिस्तानी थेरेपी, वो उसका सिंपल हल ये होता है कि जो ऑलरेडी वहां पे बैठे हैं बच्चे, उनको बोले कि जी इनको होम सिकनेस फील ना होने दें। और यहाँ माँ बाप को बता दिया जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ जिंदगी में बन जाए, तो बराए मेहरबानी अगले 10 दिन उससे बात न कीजिएगा। क्योंकि माएँ जो होती है ना, वो अक्सर एयरपोर्ट पे ही रोना शुरू कर देती हैं। और एयरपोर्ट से लेकर वो अपनी माँ की रोती शक्ल लेकर ना, वो फिर परदेश जब जाता है तो उसको वहां पे सिर्फ फकत एक ही शक्ल घूम रही होती है, वो अपनी माँ की रोती शक्ल लेकर बैठा होता है। सही। और मैंने ये सीरियसली ये देखा है, वीडियो कॉल पे बच्चा वहां पहुंचा, लैंड करके अपने आज खैरियत से लैंड करके सब हो गया, ये लो अपनी माँ से बात। माँ ने बात करी और पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। वो रोना शुरू, अम्मा रोना नहीं। और ये और वो, मुझे लिटरली ये बात बहुत अच्छी वेल ग्रोन अप फैमिली का बच्चा, उसके वालिद साहब इतने कोई तमीजदार सोफिस्टिकेटेड लोग, और वो आके उन्होंने मुझे बताया कि इसने बेगम ने रोना शुरू किया और वो बच्चा वहां से बोला कि अम्मा रोना नहीं वरना मैं आ जाऊंगा, तो उससे कैमरा पे बोल दिया आ जाओ। अच्छा। अब वो अम्मा ने बोला आ जाओ, वहां से बच्चा जो है वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। वो बोला नहीं, मुझे टिकट करा के तो मुझे वापस आना। और
यूनिवर्सिटीज तो कमर्शियल होती हैं, अब उन्होंने थोड़ी फीस वापस करनी होती है आपकी, वंस इट इज पेड इट इज पेड। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज कौन सी वापस करती है? हाँ, पैसे तो कोई भी नहीं वापस करता। वो तो कहते हैं पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो, घर बैठो। हाँ। अच्छा, स्कॉलरशिप्स का क्या होता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, मगर वो उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं तो? अगेन फैजान, इट डिपेंड्स कि उनकी प्रोफाइल क्या है। ओके। स्टूडेंट्स को रियलिस्टिक होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होना चाहिए कि हम किस काबिल है, हम क्या कर सकते हैं, हम किधर एलिजिबल है। और जब वो हमारे पास हमसे बात करें तो वो बिल्कुल ओपन माइंड से बात करें कि जो हमें ये बता रहा है वो हम इवेल्युएट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप बिलीव करें, आप ना बिलीव करें, ना हमें ऐसा समझें कि जी हम झूठ बोल रहे हैं, ना अंधा एतमाद करें। आप बिल्कुल खुले दिमाग से सुने, उसको इवेल्युएट करें, अपने आप को उस तराजू में रखें, और फिर अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ या मेरे टीम मेंबर सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप हमसे आके दोबारा मीटिंग करें। तो जो स्कॉलरशिप वाला क्राइटेरिया है, बच्चा समझता है, कुछ समझते हैं कि कंसल्टेंट्स के हाथ में स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे मैंने कहा, कुछ समझते हैं कि जी हम देने ही बैठे हैं, कुछ समझते हैं कि जी उनका 1 रुपया भी जेब से खर्च नहीं होगा और उन्हें सब मिल जाएगा, जी हम बैठे उन्हीं के लिए। ये यूनिवर्सिटीज इंतजार में थी कि शहंशाह आजम मुगल आजम कब आएंगे अप्लाई करने और कब हम उन्हें एडमिशन देंगे। तो ये एक परसेप्शन है। एंड इवन समटाइम्स, मैं अपनी बात करूंगा, समटाइम्स इवन आई लूज माई टेम्परामेंट, और मैं काफी ज्यादा मेरा भी पारा चढ़ जाता है काफी दफा जब इस किस्म की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो मतलब हम एयर टिकट भी करा के देते हैं, हम क्या करें, हम क्यों हैं इस दुनिया में? कभी कभार ये फीलिंग आने लगती है जब हम बच्चों के सवाल लेते हैं। और जो कुछ स्टूडेंट्स है शमास 50% पे कहते हैं मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए, तो ऑब्वियसली वो तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगी वो यहाँ पे भी कोई यूनिवर्सिटी उनको प्रोवाइड नहीं करेगी। अच्छा, और ये भी मैंने फैजान देखा, हमें बड़ा रब्त का मुजाहरा करना पड़ता है, बहुत टॉलरेंस हमें शो करनी पड़ती है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, क्योंकि काफी दफा जब हम स्टूडेंट्स को कहते हैं ना ऐसे कि यार मिसाल के तौर पे, जैसे मैं भी काफी दफा कहता हूँ कि जब वो आगे से लिख के भेजे, प्रोफाइल अपनी पूरी भेजे और उसके बाद बोले इज इट फुली फंडेड स्कॉलरशिप, तो मैं आगे से जवाब देता हूँ कि आपको पाकिस्तान में कोई ऑफर कर रहा है, तो उनको जो है जी ये बात बुरी लग जाती है, और फिर वो हमारे पेज पे उल्टा 1 स्टार का रिव्यू डाल देंगे या 2 स्टार का रिव्यू डाल देंगे। छोटी छोटी खुशियां होती हैं, करने दो उन्हें भी। काफी दफा हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो हम भी इंसान है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, पर टॉलरेंस कभी कभार इंसान का जवाब दे जाता है, हमारा भी जवाब दे जाता है। एक शख्स ने, मैं एक छोटी सी बात आपको एग्जांपल दूं, एक शख्स मुझे बोलता है कि मैसेज पे भेजा था, पता नहीं क्या था, तो मैं इस किस्म की चीजें बड़ी फनी चीजें लेता हूँ ना अपने तौर पे। मैं ऑब्वियसली टीचिंग कम्युनिटी के साथ बहुत वाकफियत है, सब कुछ है, तो वो मेरे फेसबुक पे भी ऐड है, व्हाट्सएप पे भी ऐड है। तो उस बच्चे ने पता नहीं क्या भेजा था कि प्लीज गिव मी वीजा, इस किस्म की बात लिखी ना उसने। तो अब मैंने जो है वो स्क्रीनशॉट मैंने लिखा, मैंने कहा आई एम नॉट द एम्बेसी टू गिव यू अ वीजा, आई एम अ कंसल्टेंट हु कैन मेयरली गाइड यू प्रॉपर्ली। अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो बताओ, आप मुझे बोल रहे हो ये रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है, ये भी एक्सप्लेन कर दो प्लीज। तो मैंने ये लिख के पूरा जब उसको भेजा और मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके, फनी चीज थी मेरे लिए, मैंने अपने स्टेटस पे अपलोड कर दिया, फेसबुक पे उसका नाम हाइड कर दिया, आइडेंटिटी हाइड कर दी। तो वहां से मुझे क्या जवाब मिलता है टीचिंग फ्रेटर्निटी की तरफ से, जैसे मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, मेरे अंदर टॉलरेंस होना चाहिए और मैं कोई बहुत नेक आदमी हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो वो क्या लिखते हैं आगे से कि यू शुड गाइड, यू आर द मेंटोर। मतलब सवाल जिस किस्म का होता है, जवाब इंसान को उसी किस्म का मिलेगा। और अगर मैं किसी से ये सवाल पूछूं फैजान, मिसाल के तौर पे आपसे मैं कोई आपकी फील्ड रेलेवेंट सवाल पूछूं, और एक होता है कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली। तो मैं आपसे कहूं कि जी मुझे पूरा शो प्रोड्यूस कर दें, आप बोलेंगे मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, हाउ कैन आई डू इट? तो अब you can produce a short film through a camera, but you cannot produce an entire show. That's not possible for you even. तो ये रियलिस्टिक चीजें होती हैं, इसके लिए अप्रोच क्या हो, कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है। सही।
शम्स, व्हाट्स द अपडेट ऑफ आइल्स अभी स्टार्ट हो गए पाकिस्तान में टेस्ट वगैरह लेना, या अभी? नहीं, अभी फिलहाल कंप्यूटर डिलीवर्ड चल रहे हैं, बट पेपर बेस्ड अभी फिलहाल बंद है। कंप्यूटर डिलीवर्ड एक आइल्स का ऑल्टरनेट टेस्ट है, आइल्स, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, माजरत। आइल्स का ऑल्टरनेट टेस्ट है डुओलिंगो, काफी जगहों पे एक्सेप्टेबल है अब माशाल्लाह। तो वो अगर स्टूडेंट्स लें तो वो आइल्स से कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है और आइल्स के मुकाबले काफी आसान भी है। ओके, फाइन। ओके, अच्छा, बस हम इसको एंड करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप कोई एडवाइस देना चाहें उसके लिए जो कोविड-19 में बैठे हुए हैं, वो अपने कैसे यूटिलाइज करें अपने टाइम को, और क्या एडवाइस आपको? मैं फकत इतना कहूंगा कि रियलिस्टिक रहे, अपनी रिसर्च खुद करें, ओपन माइंड से कंसल्टेंट से मिलें, जितनों से बात कर सकते हैं करें, उसके बाद खुद इवेल्युएट करें कि कौन क्या बोल रहा है। फैक्ट्स एंड फिगर्स को इजीली आप इवेल्युएट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, गूगल आपके पास अवेलेबल है। जो कंसल्टेंट कोई बात कह रहा है, अंधा एतमाद करके ना उन्हें पैसे दीजिए, ना उन्हें मशकूक निगाहों से देखिए। हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। आपने ओपन माइंड से सोचना है, आपने अपने लिए जो बेहतर डिसाइड करना है वो आपने करना है। बट किसी के फैक्ट्स को स्टेटिस्टिकली हवा में मजाक में नहीं उड़ा देना। नंबर वन, कोई एक बात कह रहा है तो वो लाजमी सी बात है कुछ सोच के ही बोल रहा होगा, या अगर आपको लगता है कि वो नहीं सही बोल रहा तो आप उसको चेक कर ले। मेरी नजर में दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। नहीं, आपने और बाकी एडवाइस दी है ये कि जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उनको एक चीज तो ये कि उनकी नॉलेज में इजाफा होगा, उन्हें पता चलेगा क्या क्या चीज, एब्सोल्युटली, और देन फिर वो खुद जज भी कर सकते हैं कि क्या चीज उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए जो उनके फेवर में है। एब्सोल्युटली फैजान, माइंड ओपन होता है, एक्सपोजर मिलना बहुत जरूरी है, माइंड का ओपन होना बहुत जरूरी है, और अपनी प्रोफाइल को रियलिस्टिकली जज करें, अपनी प्रोफाइल को रियलिस्टिकली इवैल्यूएट करें। ये ना सोचें कि जी यूनिवर्सिटीज आप ही के लिए बैठी हैं, ऐसा नहीं। यूनिवर्सिटीज जिनके लिए बैठी हैं उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं, उनकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी होती है, उनको वो अपने पास खुद बुलाती है, बकाया लोगों को खुद जाना पड़ता है। तो बहुत इसमें बहुत बड़ा फर्क है। ओके, प्रीता, आप कोई एडवाइस देना चाहें? मैं भी यही बोलूंगी कि बहुत एक्सप्लोर करें, अपनी खुद की रिसर्च बहुत रखें। लाइक यू नो अभी सिंस सोशल मीडिया पे हर चीज ही मौजूद होती है अब, तो उनको स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो खुद भी अपनी रिसर्च पूरी रखें। जब वो आए तो बिल्कुल ऐसे ना हो कि लाइक यू नो बिल्कुल फैंटेसाइज करें कोई चीज। हाँ, हम जा रहे हैं, जाते ही साथ बस जॉब मिल जाए, हम अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस दे दें, obviously it's not possible. You have to be very realistic and you should always like you know do your research as well. कहीं पे भी जाएं, आप कोई यहाँ की यूनिवर्सिटी भी देखें, तब भी आप अपनी रिसर्च पूरी रखें। एंड यू शुड नो कि आपको खुद अपने अंदर ये सेल्फ इवैल्यूएशन करनी होती है, इसको हम स्वॉट एनालिसिस भी कह सकते हैं। वो करें कि व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, चीज कर, ताकि उसको पता चल सके कि वो किस चीज में अच्छा स्टैंड करे और उसने किस चीज में वर्क ज्यादा कर, और वर्क करना है उसको, और अच्छा किस स्किल को अपनी पॉलिश करना है। हर बंदे के पास कोई ना कोई स्किल होती है, उसको खुद फिगर आउट करना होता है, ये मेरे हिसाब से। चाहे वो जितने से जितना भी ज्यादा कह सकते हैं निकम्मा क्यों ना हो, स्किल उसके पास जरूर होती है, उसको खुद फिगर आउट करना होता है। ओके, बस मैं ये एक चीज ऐड इसमें करना चाह रहा था कि स्टूडेंट अगर मूवी देखने जा रहा होता है तो वो रिव्यू देख के जाता है कौन सी मूवी मुझे देखनी है, कौन सी अच्छी है, मगर जब वो क्लास लेने आ रहा होता है तो वो रिव्यू करके नहीं आता कि आज मुझे क्या चीज पढ़ाई जाएगी और क्या चीज मुझे पढ़ना है, बस वो आके बैठ क्या चीज पहले पढ़ा चुके हैं। हाँ, बस वो टीचर्स के आश्रय पे होता है कि वो बस पढ़ाना शुरू कर दें और मैं वो चीज, बिल्कुल, तो ये सब चीजें चल रही होती हैं। थैंक यू शम्स, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ। रिदा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने नो प्रॉब्लम, इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर की। चलिए सर, अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आप सबसे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर फैजान फॉर हैविंग अस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।